रिडेम्पशन का मतलब आप सभी को पता ही, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। डिबेंचर्स को रीपे किया जाएगा, तो उस पर हमको बात करनी है आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिबेंचर्स कितने तरीके से रिडीम हो सकते हैं। सबसे पहला आपका तरीका होगा लंप सम मेथड। सेकंड आपका है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तीसरा तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चौथा तरीका है बाय सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। लास्ट है कन्वर्जन। ठीक है, आप इतने तरीके से डिबेंचर्स को रिडीम जो है वो कर सकते हैं। पहला आपको नाम समझ में आ रहा होगा, लमसम मेथड। डिबेंचर्स हमें जितने वापस करने हैं वो हम इकट्ठा लमसम में उनको रीपे कर देंगे, बात खत्म। पर यहाँ पे कुछ नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल आपने इसके पहले कभी सुने नहीं होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस इनके बारे में कर लेते हैं ब्रीफली, तो आगे बात करेंगे। तो लमसम मेथड में डिवेंचर्स को इकट्ठा सारा अमाउंट जो बनेगा उनका वो पे कर दिया जाएगा। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है इंस्टॉलमेंट में मनी देना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे पे करना है हमको? इंस्टॉलमेंट्स में। दरअसल क्या होता है, जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन स्टार्ट करने हम जा रहे होते हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो डिबेंचर होल्डर्स को बुलवाते हैं। तो डिबेंचर होल्डर आते हैं हमारे पास, और हमें क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर सारे डिबेंचर होल्डर्स के नाम की एक स्लिप बना करके यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मान के चलो कि 5 डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो ABCD नाम की हम एक स्लिप बना करके इस बॉल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे या कंपनी का जो MD होगा, वो इसमें से एक स्लिप को निकालेगा। तो उसमें जिसकी स्लिप पहले निकल गई उसको पहले पैसा दे देंगे, तभी नाम पड़ा ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो लॉट्स में से हमने जो ड्रॉ करा उसको पहले रीपे कर दिया जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लिखा होगा रिडेम्पशन आपका इंस्टॉलमेंट के अंदर करना है। सही है, तो यहाँ आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे कंपनी अपने ही खुद के कंपनी के डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज करेगी और फिर उसको कैंसिल कर देगी। तो ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सिंकिंग फंड या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड का यहाँ पे ये होता है, आप रिडेम्पशन के डेट पर पैसा कैसे अरेंज करोगे। तो आप हर साल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अलग करते रहते हो, ताकि रिडेम्पशन के समय तक आपके पास पैसा कुछ अच्छा खासा इकट्ठा हो जाए। तो हम हर साल कितना कितना पैसा इकट्ठा करेंगे, वो जिस अकाउंट में डाला जाता है उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। या फिर आप हर साल उस अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे, तो उसे बोलेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कन्वर्जन का मतलब है, अगर डिबेंचर्स आपके कन्वर्टेबल हैं, तो उन डिबेंचर्स को हम रिडेम्पशन वाली डेट पर या उस डेट से पहले आइदर शेयर्स में या नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से डिबेंचर्स को रीपे किया जाता है। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसमें कौन सा होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंकिंग फंड मेथड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो बाकी के मेथड है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको हमने करना नहीं है, उनको भी करना है, पर इनको थोड़ा ज्यादा टाइम देके करना है। सही है, आपके एग्जाम में 12 से 15 का जो क्वेश्चन आएगा वो मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक में से आना चाहिए। ठीक है, पर करेंगे हम सारा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहला मेथड है लमसम मेथड। नाम से क्लियर है कि डिबेंचर्स को लमसम में हमको इकट्ठा करके पे कर देना है। ठीक है, डिबेंचर्स को सीधे पे कर देने से पहले हमें कुछ लॉ की रिक्वायरमेंट है जिनको मानना पड़ता है, जिनको ध्यान में रखना होता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और इसका सेक्शन 71, इसका 71 सेक्शन हमें कुछ बातें बताता है कि जो भी कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने जा रही है, जो भी कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने जा रही है, उसे एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व,
और उसे एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसका नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये हर कंपनी को नहीं करना होता, ये सिर्फ किन्हें करना होता है, अनलिस्टेड कंपनी को। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। हर अनलिस्टेड कंपनी को जो डिबेंचर रिडीम करने जा रही है उसे एक रिजर्व बनाना पड़ेगा और उसे एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इनके एक्सेप्शंस क्या क्या, किनको नहीं बनाना होता? कंपनीज दैट आर एग्जेम्प्टेड टू क्रिएट डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो जिन कंपनीज को मना है डीआरआर डीआरआई बनाना, वो कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं, कोई बताएगा मुझे? तो जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। करेक्ट, जो या तो एनएससी में या बीएससी में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड विद आरबीआई। जिनको आरबीआई रेगुलेट करेगा उनको बनाने की जरूरत नहीं है। एवरी बैंकिंग कंपनी, रेगुलेटेड विद आरबीआई। तो सर एक ही कंपनी बच गई, कौन सी? अनलिस्टेड कंपनी, तो उन्हीं को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं कि डीआरआर ये जो बनाना है इसके बारे में क्या कंडीशंस हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर। सबसे पहली बात, तो पहली बात है कि रिजर्व बनाना क्यों होता है हमको। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट आपको ये बोलता है कि हर अनलिस्टेड कंपनी जो डिबेंचर रिडीम करने जा रही है उसे कुछ पोर्शन रिजर्व बना करके हमको दिखाना पड़ेगा। इसको बनाने का पर्पज ये होता है कि कंपनी यहाँ पे आपके जो लेंडर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं कि जितना आपने रिजर्व बना करके दिखा दिया है उतना पैसा कम से कम किसको मिल जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ, कंपनी के पास सरप्लस में सफिशिएंट बैलेंस है, वो रिपेमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगली बात, सर अगला सवाल यह था कि ये रिजर्व हमें कब बनाना होता है? व्हेन टू क्रिएट। तो इसका जवाब है आप इस रिजर्व को बनाओगे ऑन 31 मार्च, बिफोर द डेट ऑफ रिडेम्पशन, ऑन एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कब बनेगा? जब भी आपकी रिडेम्पशन की डेट है उसके प्रिसीडिंग 31 मार्च को। और किसके ऊपर बनेगा? जो डिबेंचर आपके नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, जो आगे चल के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनके ऊपर बनेगा। बस बात समझ में आ गई? सर अगली चीज क्या ध्यान में रखनी है? व्हेन टू क्रिएट हो गया, इसके बाद हाउ मच टू क्रिएट। ठीक है, सर बनाना कितना है, रिजर्व में कितना पैसा हमको डालना है? तो इसका जवाब दिया गया, एट लीस्ट, वर्ड पे ध्यान देना, एट लीस्ट 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड। समझ गए? जितने डिबेंचर कंपनी को रिडीम करने हैं उसके फेस वैल्यू का कम से कम 10%। तो अगर किसी क्वेश्चन में पहले से 10% ज्यादा बना करके दिखा रखा है तो घबराना मत, कम से कम 10% बनेगा। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि डीआरआर कितना बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप जब क्रिएट करोगे तो कितना बनाओगे? फेस वैल्यू का 10%। ठीक है, अगला सवाल है कि सर फ्रॉम वेयर टू क्रिएट। ये तो बल्कि सवाल होना ही नहीं चाहिए। फ्रॉम वेयर का जवाब है आपको रिजर्व बनाना है, तो सर रिजर्व के लिए पैसा कहां से आएगा? सरप्लस से आएगा। तो एंट्री यहां पे लिख लीजिए, सरप्लस यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई हैं। ये रिजर्व कब बनेगा? रिडेम्पशन वाली जब भी डेट है उसके प्रीसीडिंग 31 मार्च को। और कितना बनेगा? जितने डिबेंचर रिडीम करने हैं उसके फेस वैल्यू का कम से कम 10% एंट्री क्या होगी बनाने की? सरप्लस टू डीआरआर। तीनों बातें समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आपको और बतानी है। चलो पहले कंटिन्यू करते हैं इसी को। आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। समझ गए? क्योंकि ये बस आपने दिखाने के लिए बनाया था कि देखो हमने ये रिजर्व बना दिया है, आपको हम रिडेम्पशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब रिडेम्पशन आप पूरा कर लोगे तो इस रिजर्व को हमें कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप इसे कहाँ भेज दोगे? अपने जनरल रिजर्व के अंदर। तो आपकी जो लास्ट एंट्री है वो यही वाली होगी। आपकी जो लास्ट एंट्री है वो डीआरआर को रिजर्व में भेजने की होगी। और उस समय पर एंट्री क्या बनेगी आपकी? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो ये सारे पॉइंट थे किसके बारे में? डीआरआर के बारे में। इसके बाद एक चीज और बतानी है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सर रिडेम्पशन हम कर कहां से रहे हैं। सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये क्लासिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के कि रिडेम्पशन आखिरकार हो कहां से रहा है। सर इसका क्या मतलब है? तीन जगह से रिडेम्पशन कंपनी कर सकती है। पहली जगह आपकी होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ बोथ। कैपिटल एंड प्रॉफिट बोथ। जो कंपनी प्रॉफिट से रिडेम्पशन कर रही है, आप सोच के देखिए कि इतनी फ्रूटफुल कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी है कि वो अपने प्रॉफिट से ही रिडेम्पशन कर सकती है। उसे कैपिटल में से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी फ्रूटफुल कंपनी है, तो आप डीआरआर ज्यादा नहीं बनाओगे, आप सिर्फ कितना बनाओगे? 100% ऑफ द फेस वैल्यू। 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अगर कंपनी रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करती है तो उस कंपनी को जितने डिबेंचर रिडीम करने हैं उतना ही क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर बनाना पड़ेगा फेस वैल्यू का। अगर कंपनी बेचारी कैपिटल में से पैसा निकालेगी रिडेम्पशन करने के लिए, तो ऐसी कंपनी को बोला गया एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम। और जो आउट ऑफ बोथ है उसमें या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, और 10% आप क्रिएट कर दोगे। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन में आपको ये हिंट गिवन होगा कि रिडेम्पशन कहां से हो रहा है। अगर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हमको क्या मानना है? आउट ऑफ कैपिटल मानना है। बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में क्या मान के चलना है हमको? कि आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन हो रहा है। ऐसे लिखा होता है कि कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन रिजर्व और कंपनी डिसाइड टू रिडीम द डिबेंचर्स। तो समझ जाओ कि रिडेम्पशन यहाँ पे कहां से किया जाएगा? प्रॉफिट से किया जाएगा। तो उस केस में डीआरआर कितना बनाएंगे? 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआरआर के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम बात करेंगे डीआरआई के बारे में।
डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो जिन कंपनीज को डीआरआर बनाने के लिए लॉ ने कहा था, उन्हीं कंपनीज को एक इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। इसका पर्पस भी सेम है। आप इन्वेस्टमेंट करके जब उसको सेल करोगे तो आपके पास पैसा इकट्ठा होगा फॉर रिडेम्पशन। ठीक है, ये भी एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है डिबेंचर होल्डर्स को, कि आपका हमने एटलीस्ट 10% पैसा सिक्योर करवा दिया डिबेंचर रिजर्व बना करके, और आपका जितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट होगा उतना पैसा आपका सिक्योर हो जाएगा एटलीस्ट। समझ गए? तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही सवाल आपके दिमाग में आएंगे, सर कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। पहला सवाल क्या आया सर, पहले तो बताओ कब करना है, व्हेन टू इन्वेस्ट। तो इसका जवाब है ऑन और बिफोर April 30th, बिफोर द डेट ऑफ रिडेम्पशन। बिफोर द डेट ऑफ रिडेम्पशन। डिबेंचर जिस भी दिन रिडीम होने हैं उस दिन से प्रीसीडिंग जब भी 1 अप्रैल आएगा, जब अप्रैल का महीना आएगा, तो उस अप्रैल के महीने में कभी भी आप क्या कर दोगे, डीआरआई बना दोगे। क्योंकि मार्च के महीने में आपने क्या किया था, 31 मार्च को आपने क्या किया था, डीआरआर बनाया था। उसके बाद अप्रैल का महीना आएगा, अप्रैल महीने के अंदर कभी भी आप क्या बना सकते हो, डीआरआई बना सकते हो। तो सर हम कौन सी डेट माने, तो आप मान लेना 1 अप्रैल। ऑलवेज टेक 1 अप्रैल एज योर इन्वेस्टमेंट डेट। ठीक है, ठीक है सर। अगली चीज हमें क्या समझनी है, व्हेन टू इन्वेस्ट हो गया, इसके बाद है हाउ मच टू इन्वेस्ट। हाउ मच टू इन्वेस्ट, at least 15% of the face value of debentures to be redeemed। जितने डिबेंचर रिडीम करने हैं उसके फेस वैल्यू का कम से कम 15% इन्वेस्ट किया जाएगा। सही है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम कितना करेंगे, 15% इन्वेस्ट कर देंगे। इसके बाद है सर कैसे करना है, एंट्री क्या होगी। तो जैसे आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा। एंट्री क्या बन गई आपकी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है वो इंक्रीज हो गई और बैंक से बैलेंस आपका हो गया कम। ठीक है, तो ये बातें थी डीआरआई के बारे में। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है क्या? तो मुझे इसकी मतलब डेफिनेशन ही समझ आई, इन्वेस्टमेंट की, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेशन हम ये क्यों बना, मतलब लाइक इसका पर्पस क्या है? हाँ, इसका पर्पस है टू अरेंज फंड फॉर रिडेम्पशन। तो वो तो हम उससे भी कर रहे हैं, रिजर्व से। हाँ, तो रिजर्व से आपने सिर्फ 10% किया था एक्चुअली। ये वो आपका था स्टैट्यूटरी रिजर्व, आपको लॉ ने बोला है आपको बना करके दिखाना पड़ेगा, तो ये हमने बना के दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट आपको लॉ करने को क्यों बोलता है, आप सोच के देखो थोड़ा। आपको लॉ बोल रहा है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर देना, ऐसा क्यों करना, आपके पास पैसा अवेलेबल हो जाएगा रिडेम्पशन के लिए। तो ये भी हम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ही कर रहे हैं, ये कंपनी अपनी इच्छा से नहीं करती। समझ गए? ये करने का पर्पस ये होता है ताकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको ये सिक्योरिटी मिल जाए कि कंपनी हमारा पैसा जो हमको वापस करने वाली है, तो उसने एक तो डीआरआर बना के रखा है और एक इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो कम से कम उतना पैसा हमारा नहीं डूबेगा। अगर कोई कंपनी ये दोनों डीआरआर डीआरआई बनाती है तो डिबेंचर होल्डर्स को लगता है कि हाँ इस कंपनी के पास पैसा है। ये एक दिखाने का तरीका होता है कि कंपनी के पास पैसा है, रिडेम्पशन के लिए उसके पास पैसा अवेलेबल है, तो वो चिंता फ्री हो जाते हैं कि चलो हमारा पैसा कंपनी से वापस आ जाएगा। आया समझ में? यस। हाँ, तो अब हम आगे बात करते हैं डीआरआई के बारे में। आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दी है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या करेंगे सर,
ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। डेट पर ध्यान दो मैंने क्या लिखी है, ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। जिस भी दिन आपको डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं सबसे पहले वो जो इन्वेस्टमेंट आपने करी थी आज से 1 साल पहले उसको बेचो। इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। सर इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो बिल्कुल मिलेगा। आपकी इनकम में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये आपकी बातें थी डीआरआई के बारे में, बस आपको ये दोनों चीजें समझानी थी मुझे। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, जब आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया है उसके बाद डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। डिबेंचर्स को ड्यू करेंगे रिडेम्पशन के लिए। जब डिबेंचर्स को ड्यू करा जाएगा तो उस समय पर एंट्री क्या पास होगी, परसेंटेज डिबेंचर्स डेबिट, क्योंकि अब आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई है, आप उनको पे करने जा रहे हो। और अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम करने हैं तो आप याद करिए ये प्रीमियम हमने इश्यू की एंट्री में क्या किया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था, अब जाके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, और ये पैसा किसको मिलेगा, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। आगे समझ में, जब डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम करने हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे और एक नई लायबिलिटी बन जाएगी डिबेंचर होल्डर्स के नाम की ऑन पेमेंट। पेमेंट में सिंपल सी एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर्स को हमने ड्यू भी कर दिया, पे भी कर दिया, सर अब क्या बचा हुआ है, अब क्या बचा है, डीआरआर को रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और ये आपकी लास्ट एंट्री होगी और यहां पर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। डीआरआर को कहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व के अंदर। तो यहां तक मैंने आपको जो बातें बताई हैं सभी क्लियर है क्या, बताइए। Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब आप यहाँ पे स्टेप्स लिखो कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो स्टेप्स यहाँ पे कौन से फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले पास एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पास एंट्री फॉर इशू एंड रिडेम्पशन तो इशू की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन कह रहा है पास एंट्री फॉर रिडेम्पशन तो ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज तब ये एंट्री पास होगी। तो आपने जो 6 केसेस कल मेरे साथ पढ़े थे उन्हीं में से कोई एक केस आ जाएगा, आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसके बाद जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो यहाँ पर जो लॉस वगैरह होता है उसको राइट ऑफ किया जाएगा। पास एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कल मैंने आपको सिखाई थी जाते जाते, लास्ट एंट्री बताई थी। तीसरी एंट्री आप पास करोगे अगर क्वेश्चन बोलता है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और इसकी 3 एंट्री पास होती है, आप इसको ड्यू करते हैं फिर पे करते हैं, पे करने के बाद ट्रांसफर करते हैं टू एसओपीएल इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज। इंटरेस्ट की एंट्री पास करने के बाद क्रिएशन ऑफ डीआरआर, जो मैंने आपको ये वाली एंट्री सिखाई अभी,
सरप्लस टू DRR, ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी। इसके बाद क्रिएशन ऑफ DRI, DRI बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाली एंट्री पास करेंगे। और इन्वेस्टमेंट सोल्ड के बाद डिबेंचर्स को ड्यू और पे करेंगे और फिर ट्रांसफर। ड्यू फॉर रिडेम्पशन, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, एंट्री नंबर 9, DRR ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जब भी हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। नोट करके जल्दी से मुझे बताएंगे, फिर हमें क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर।